Hello everyone, welcome to Weekly Current Affairs for all exams on Tolkner. In this video, we will see awards, sports, summits and conferences, national affairs, international affairs, latest appointments, important days and dates and so on. ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2025 में ISSF जूनियर विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत करेगा 2025 में। इस बात को कंफर्म किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ के अध्यक्ष लुसियानो रोशी ने किया है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? लुसियानो रोशी। और 2025 में कौन होस्ट करेगा ISSF जूनियर वर्ल्ड कप? तो इंडिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने कहाँ हाफ मैराथन में भाग लिया? तो दिल्ली में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने हाफ मैराथन में भाग लिया। ये हाफ मैराथन कब हुई थी? 20 अक्टूबर 2024 को हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेज अवेयरनेस अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग। चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और रेल मंत्रालय ने कहा है कि RPF के ध्येय वाक्य मतलब इस वाक्य इस मोटो के अंदर RPF काम कर रहा है कि आर मिशन स्टॉप चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन ट्रेन। हमारा मिशन ट्रेनों में बाल तस्करी को रोकना। वो स्प्रेड कर रहे हैं अवेयरनेस को अगेंस्ट चाइल्ड ट्रैफिकिंग अक्रॉस द एंटायर रेल नेटवर्क। RPF की इस पहल का उद्देश्य सभी के सामूहिक प्रयासों के जरिए बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाना है। RPF का इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल। और ये 19th एडिशन था दिल्ली हाफ मैराथन का। हेल्ड कहाँ हुआ? नेशनल कैपिटल दिल्ली में हुआ। कब हुआ? 20 अक्टूबर 2024 को हुआ। और इस जो दिल्ली का हाफ मैराथन था इसमें युगांडा के ओलंपिक चैंपियन जोशुआ चेपेटगी ने मेंस टाइटल और इथियोपिया की एलेमदिस इयायू ने जो विमेन टाइटल्स था उसका खिताब जीत लिया है। और इस अभी बता ही दिया कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे इस मैराथन में। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू रेज अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एफर्ट्स अक्रॉस द रेलवे नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन किया है? तेलंगाना सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन किया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है राज्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। टू रिवैम्प एंड स्ट्रेंथन द एजुकेशन सेक्टर। तो किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है? तेलंगाना एजुकेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है। और ये जो कमिटी है इसको हेड कौन करेंगे? रिटायर्ड IAS ऑफिसर A मुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो चौथे बल्लेबाज विराट कोहली बने, 4th इंडियन बैटर टू रीच 9000 टेस्ट रन्स। तो भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ M चिन्नास्वामी स्टेडियम में चल रहे मैच में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत की दूसरी पारी के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। और इंडियन बैटर विराट कोहली हैज बिकम द 4th इंडियन बैट्समैन टू रीच 9000 टेस्ट रन्स इन द ongoing match against New Zealand at M Chinnaswamy Stadium. He reached the milestone during India's second innings. सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं। और इंग्लैंड के जो रूट के बाद सक्रिय खिलाड़ियों में दूसरे सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विराट कोहली। अगर ओवरऑल रैंकिंग में उनका प्लेस देखा जाए तो 18th प्लेस पर विराट कोहली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12वां सुल्तान जौहर कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो मलेशिया में हो रहा है। और यहाँ पर इंडिया ने जापान और ग्रेट ब्रिटेन के साथ अपने खेल में विजय दर्ज की है। और मलेशिया के साथ 22 अक्टूबर को खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ 23 अक्टूबर को और न्यूजीलैंड के साथ 25 अक्टूबर को खेलेगा। तो इसमें क्या याद रखना है? 12th एडिशन है किसका? सुल्तान ऑफ जौहर कप का। कहाँ हो रहा है? मलेशिया में हो रहा है। और इंडिया ने 19 अक्टूबर को जापान के साथ खेला जिसमें जापान को 4-2 से हरा दिया। और फिर उसके बाद ब्रिटेन के साथ मैच हुआ जिसमें 6-4 से ब्रिटेन को इंडिया ने हरा दिया। और जो ये गेम है
अब इसके बाद मलेशिया के साथ खेलेगा और PR श्रीजेश जो है हेड कोच बनाए गए हैं इस गेम के, और जो कैप्टन है वो कैप्टन आमिर अली को बनाया गया, डिफेंडर है, और रोहित उनके डिप्टी कैप्टन होंगे। और सुल्तान जोहर कप की जो शुरुआत है वो 2011 से शुरू हुई। भारत और ग्रेट ब्रिटेन की जो टीम है वो 3-3 बार ये खिताब अपने नाम कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल कहाँ शुरू हुआ? मैक्सिको में शुरू हुआ, और इसमें भारत की तरफ से 5 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता ज्योति सुरेखा वेन्नम, ओलंपिक खिलाड़ी दीपिका कुमारी और धीरज बोमदेवरा तथा प्रियांश और प्रथमेश फुगे शामिल हैं। और इसमें टोटल 32 आर्कर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें रिकर्व पुरुष, रिकर्व महिला, कंपाउंड पुरुष और कंपाउंड महिला, और प्रत्येक श्रेणी में 8-8 तीरंदाज शामिल होंगे। दिस इज द लास्ट इंटरनेशनल आर्करी कॉम्पिटिशन ऑफ दिस ईयर। यह जो है वो इस वर्ष का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के DGMS का पदभार किसने संभाला है? तो वाइस एडमिरल कविता सहाय ने संभाला है। Surgeon Vice Admiral Kavita Sahai has taken charge as Director General of Medical Services DGMS Navy just week after the Ministry of Defense appointed the first female officer as Director General of Armed Force Medical Services. सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय ने रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में पहली महिला अधिकारी की नियुक्ति के कुछ सप्ताह बाद चिकित्सा सेवा महानिदेशक DGMS नौसेना का पदभार संभाला है। DGMS का पदभार संभालने से पहले वाइस एडमिरल सहाय AMC सेंटर एंड कॉलेज लखनऊ की पहली महिला कमांडेंट थी। वह आर्मी मेडिकल कोर की कर्नल कमांडेंट के रूप में भी चुनी जाने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू बी इलेक्टेड एज कर्नल कमांडेंट ऑफ द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, एलुमनस ऑफ द प्रेस्टिजियस आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। वाइस एडमिरल सहाय स्पेशलिस्ट इन पैथोलॉजी एंड सुपर स्पेशलिस्ट इन ऑनिकोपैथोलॉजी फ्रॉम द एम्स न्यू दिल्ली। प्रतिष्ठित सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे की पूर्व छात्र हैं और वाइस एडमिरल सहाय पैथोलॉजी में भी विशेषज्ञ हैं और एम्स नई दिल्ली से अनिकोपैथोलॉजी में सुपर स्पेशलाइज्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुबुदु दशनायको को अमेरिका में होने वाली ट्रायंगुलर सीरीज के किस देश के क्रिकेट टीम का मेंटोर नियुक्त किया गया है? तो नेपाल क्रिकेट टीम का मेंटोर नियुक्त किया गया है। Pubudu Dasnaiko appointed mentor of Nepal cricket team for upcoming triangular series in US. नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसने पुबुदु दशनायको को नेपाली टीम का मेंटोर अपॉइंट किया है, जो अमेरिका में होने वाली ICC वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के तहत 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला ट्रायंगुलर क्रिकेट सीरीज में भाग लेने के लिए तैयार है। अमेरिका में होने वाले त्रिकोणीय श्रृंखला जो है ट्रायंगुलर सीरीज है, उसमें मेजबान नेपाल और स्कॉटलैंड शामिल है और इस श्रृंखला के तहत, इस सीरीज के तहत नेपाल अपना पहला मैच 27 अक्टूबर को USA के खिलाफ खेलेगा और दूसरा मैच 29 अक्टूबर को स्कॉटलैंड के खिलाफ और तीसरा मैच 2 नवंबर को USA के खिलाफ खेलेगा। चौथे और अंतिम मैच में नेपाल का मुकाबला जो है वो 4 नवंबर को स्कॉटलैंड से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन का अध्यक्ष या चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो विजया किशोर रहाटकर को अपॉइंट किया गया है। ये विजया किशोर रहाटकर हैं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन की न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया इन्हें। श्रीमती विजया किशोर रहाटकर has been appointed as the chairperson of the National Commission for Women. She will be the 9th chairperson of NCW. नेशनल कमीशन फॉर विमेन की ये 9th नंबर की चेयरपर्सन होंगी और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ये महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष और औरंगाबाद के महापौर के रूप में काम कर चुकी हैं। इन्होंने सर्व्ड किया है चेयरपर्सन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर विमेन एंड मेयर ऑफ औरंगाबाद। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने सक्षमा, प्रज्वला और सुहिता जैसी पहलों को प्रमुखता से आगे बढ़ाया। सक्षमा में क्या होता है कि एसिड पीड़ितों की मदद के लिए बनाया गया।
प्रज्वला स्वयं सहायता समूह को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए बनाया गया और श्वेता महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेवा प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया और पॉक्सो, ट्रिपल तलाक विरोधी सेल और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कानूनी सुधारों पर भी काम किया। इन्होंने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किए और महिलाओं के मुद्दे को समर्पित साध नामक एक प्रकाशन शुरू किया। ये आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। सक्षमा, प्रज्वला और स्वेता जैसे इनिशिएटिव्स को। सक्षमा जो है सपोर्ट फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर के सपोर्ट के लिए सक्षमा, एंड प्रज्वला लिंकिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनसे लिंक करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को। और श्वेता 24/7 हेल्पलाइन सर्विस फॉर विमेन के लिए 24 हेल्पलाइन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और इंट्रोड्यूस किया गया डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम और लॉन्च पब्लिकेशन साध जो स्पेशली डेडिकेटेड है विमेंस इशूज के लिए। ऑल्सो वर्कड एज बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट ऑफ पार्टीज विमेन विंग, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और पार्टी महिला शाखा की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। जब मेयर थी छत्रपति संभाजी नगर की 2007 से 2010 के बीच में उन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो रिलेटेड थे हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से। श्रीमती राजकर ने पुणे विश्वविद्यालय में फिजिक्स में स्नातक की डिग्री और इतिहास में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इन्होंने कई बुक्स लिखी जिसमें विधि लिखित महिलाओं के कानूनी मुद्दों पर और औरंगाबाद लीडिंग टू वाइड रोड शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण में किए गए उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नेशनल लॉ अवार्ड्स और राष्ट्रीय साहित्यिक परिषद से सावित्री बाई फुले पुरस्कार सहित कई बार सम्मानित किया जा चुका है। श्रीमती राजकर होल्ड्स अ बैचलर डिग्री इन फिजिक्स एंड अ मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री। इनका बैचलर डिग्री फिजिक्स में है, मास्टर डिग्री हिस्ट्री में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। शी हैज ऑथर्ड सेवरल बुक इंक्लूडिंग विधि लिखित ऑन विमेन्स लीगल इशूज एंड औरंगाबाद लीडिंग टू वाइड रोड्स। बुक का नाम पूछा जा सकता है इसलिए बुक का नाम याद रखिएगा। इनके जो कंट्रीब्यूशन है टू विमेंस एम्पावरमेंट हैव अर्न्ड हर रिकॉग्निशन इंक्लूडिंग द नेशनल लॉ अवार्ड। इनको कई अवार्ड प्रदान किए गए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, नेशनल लॉ अवार्ड जैसे एंड सावित्री बाई फुले अवार्ड। Dr. Archana Majumdar has also been appointed as the member of the National Commission for Women. डॉक्टर अर्चना माजुमदार को भी राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 105वीं रैंक है। इंडिया इज रैंक 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज। 127 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक है वो 105 है और उसको पॉइंट मिले 27.3। 9.9 से अगर कम है तो लो, मॉडरेट में 10 to 19.9 एंड सीरियस में 20 से लेकर 34.9 तक सीरियस में आता है। तो हम लोग सीरियस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अलार्मिंग सिचुएशन होती है जब 35.0 से 49.9 के बीच में हो। अगर 50 के अबव है तो ये एक्सट्रीमली अलार्मिंग कंडीशन होती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है बेल्थ हंगर हिल्पे एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा रिलीज किया जाता है। टॉप 3 कंट्रीज में पहले नंबर पे बेलारूस आएगा, सेकंड में बोस्निया एंड हर्जगोविना एंड थर्ड पर चिले आता है। एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 105th है। कितनी कंट्रीज में? 127 में विद अ GHI स्कोर ऑफ 27.3। इंडिया फॉल्स अंडर द सीरियस कैटेगरी ऑफ हंगर। हंगर की वो सीरियस कैटेगरी में फॉल करता है जो कि बहुत सोचनीय कंडीशन है। और अगर हम GHI स्कोर देखें जो इंडिया का जो ट्रेंड रहा है वो घटा है। अलार्मिंग सिचुएशन से हम सीरियस सिचुएशन पे पहुंचे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। ये हालांकि इसको गवर्नमेंट मानती नहीं, इसको बायसनेस के साथ देखती है। 2000 में 38.4 था, 2008 में 35.2 एंड फिर 2016 में 29.3 एंड 2024 में अब की बार 27.3 स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत गेहूं की 13 नई किस्मों के बीजों का वितरण शुरू किया है? तो हमारा आंसर होगा भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने शुरू किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल ऑन 19th October 2024 started the distribution of seeds of 13 new varieties
of wheat approved by the central government। 13 न्यू वैरायटी जो व्हीट की है अप्रूव की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा, उसको अब स्टार्ट कर दिया गया। उसके सीड का किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल ने। कब किया है? 19 अक्टूबर 2024 से। नई किस्मों के बीज प्राप्त करने के लिए देश भर में 22,000 किसानों ने पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। और न्यू वैराइटीज ऑफ व्हीट आर डिसीज रेजिस्टेंट अलॉन्ग विद गिविंग मोर ईल्ड प्रोडक्शन। जो गेहूं की नई वैरायटी है ये प्रतिरोधक होने के साथ साथ अधिक उपज उत्पादन भी देती है। और गेहूं की जो स्वीकृत किस्मों में जौ की किस्म है DWRV137 इंक्लूड किया गया है। और ये कैसा है? छिलका रहित है और पशुओं के चारे के लिए भूसा भी देती है। तो आपको यही याद रखना है कि ये जो बार्ले की वैरायटी से कभी कभी वैरायटी से क्वेश्चन पूछता है तो DWRV137 ये किसकी वैरायटी है? बार्ले की वैरायटी है, पील फ्री है और ये पशुओं के लिए चारा भी प्रोवाइड करती है। और डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट डॉक्टर रतन तिवारी ने कहा है कि ये इंस्टीट्यूट है उसका टारगेट है कि वो प्रोड्यूस करेगा 115 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट और पिछले साल 113.29 मिलियन टन अचीव किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवराज रॉय का कोलकाता में निधन हो गया। वह कौन थे? वो एक अभिनेता थे और इनका 69 ईयर की एज में निधन हो गया है। और देवराज राय जो है बंगाली सिनेमा और दूरदर्शन के अलावा आकाशवाणी में भी काम कर चुके हैं। और उन्होंने वर्ष 1970 में सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंदी से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था। और मृणाल सेन की कलकत्ता 71 उनकी एक अन्य चर्चित फिल्म है। देवराज राय ने तरुण मजूमदार, विभूति लाहा और तपन सिन्हा जैसे नामी गिरामी जो डायरेक्टर हैं उनके साथ भी उन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ITU-WTS से कहाँ आयोजित हो रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ये 14 to 24 अक्टूबर तक चलेगा। ये 10 डेज लॉन्ग इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली और कहाँ पे चल रहा है? न्यू दिल्ली में चल रहा है। इसके अलावा AI के एक हिस्से के रूप में गुड इम्पैक्ट इंडिया के लिए रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज आयोजित किया जा रहा है। और रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ प्रतियोगिता में 11 राज्यों की 51 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें 120 टीमों की लंबी आवेदन श्रेणी में इन्हें चुना गया है। और इस जो प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, इसका थीम है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। और प्रतिभागियों के लिए इसमें जो पहली चुनौती एक रोबोटिक प्रणाली का निर्माण करना था जो भूकंप पीड़ितों की जान को बचा सके। वास्तविक भूकंप की नकल करने के लिए एक सिमुलेशन अथवा मूल्यांकन चलाया गया जिसमें लोगों की जान बचाने तथा पीड़ितों को आश्रय स्थलों और अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए रोबोट को प्रोग्राम किया गया। द फर्स्ट चैलेंज फॉर द पार्टिसिपेंट वॉज टू बिल्ड अ रोबोटिक सिस्टम दैट सेव्स द लाइव्स ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स। A simulation was run to mimic a real earthquake where the robots were programmed to save lives and deliver the victims to shelters and hospitals. तो जूनियर और सीनियर कैटेगरीज के जो विनर है वो नेक्स्ट ईयर जुलाई में जिनेवा जाएंगे इंटरनेशनली कम्पीट करने के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2025 में। और ये जो इवेंट था इसका मेन एम था टू शोकेस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इन रोबोटिक्स टू एडवांस द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए रोबोटिक्स में व्यवहारिक समाधान प्रदर्शित करना था। ITU-WTS से 24 रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया वॉज हेल्ड ऑन, कब हुआ था? अक्टूबर 17, 2024 को। कहाँ? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर किन देशों के मध्य होता है? तो भारतीय नौसेना ओमान की रॉयल नौसेना के मध्य में होता है। इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है और रॉयल नेवी ऑफ ओमान होता है। और ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का नाम है नसीम अल बहर।
और नसीम अल बहर एक्सरसाइज 13 से 18 अक्टूबर के बीच में हुआ था और ये अभ्यास 2 चरणों में हुआ था। एक 13 से 15 अक्टूबर तक हार्बर फेज हुआ था, बंदरगाह चरण, और उसके बाद समुद्री चरण हुआ था। और एक सी फेज हुआ, दूसरा हार्बर फेज हुआ। हार्बर फेज 13 से 15 अक्टूबर के बीच में हुआ और सी फेज 16 से 18 अक्टूबर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किडनी की बीमारी से पीड़ित रोगियों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने फ्री डायलिसिस सर्विस उपलब्ध कराने की घोषणा की है। द हरियाणा गवर्नमेंट will provide free dialysis service to patients suffering from kidney disease in the state। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता में ये घोषणा की थी कि हम फ्री डायलिसिस सर्विस प्रोवाइड कराएंगे जो पेशेंट हैं किडनी डिसीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसने दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर को किस श्रेणी में रखा है? तो खराब श्रेणी में रखा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज कैटेगराइज्ड द एयर क्वालिटी लेवल इन दिल्ली एज पुअर। 18 अक्टूबर की बात करें तो 292 था, बट अगर प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करें तो 300 प्लस हो चुका है, वेरी पुअर कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अगर हम इसके कैटेगरी की बात करें तो AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर 0 से 50 के बीच में आपको देखने को मिलता है वो अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच में अगर AQI है तो वो संतोषजनक माना जाता है। 101 से 200 के बीच में है तो सामान्य माना जाता है। 201 से 300 के बीच में है तो खराब माना जाता है। 301 से 400 के बीच में है तो ये AQI बहुत खराब माना जाता है। और अभी दिल्ली जो फॉल कर रहा है 301 से 400 के बीच में ही फॉल कर रहा है। 0 to 50 गुड, 51 to 100 सेटिस्फैक्ट्री, 101 to 200 मॉडरेट एंड 201 to 300 कंसीडर किया जाता है पुअर, एंड 301 से 400 के बीच में है तो क्या कंसीडर किया जाएगा? वेरी पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस आजीविका मेला 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो हरियाणा के गुरुग्राम के लेजर वैली में हो रहा है और ये 3rd एडिशन है सरस आजीविका मेला का, और गुरुग्राम लेजर वैली हरियाणा में हो रहा है। और मेले में 30 राज्यों के गांव की 900 से अधिक महिलाओं ने 450 से अधिक स्टॉल लगाए। मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थान ने संयुक्त रूप से किया है। इसका आयोजन गांवों में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। द फेयर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज प्रमोट रूरल मेड प्रोडक्ट, जो रूरल मेड प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय का कार्यकाल 4 अगस्त 2026 तक के लिए किसका बढ़ा दिया गया है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण का बढ़ा दिया गया है। टेन्योर ऑफ मृत्युंजय कुमार नारायण, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड अप टू 4 अगस्त 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, INA दिल्ली हाट में खादी महोत्सव के अंतर्गत विशेष खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME श्री जीतन राम मांझी ने किया है। The special Khadi exhibition at INA Delhi Haat was inaugurated by the Chief Guest Union Minister of MSME Sri Jitan Ram Manjhi alongside KVIC Chairman Sri Manoj Kumar। एग्जीबिशन जो था उसका उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय SMME मंत्री श्री जीतन राम मांझी और KVIC के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने किया। और यह जो प्रदर्शनी है त्योहारी सीजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी। और ये जो एग्जीबिशन था वो कब तक चला? 31 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों के खादी संस्थानों और ग्रामोद्योग के 157 स्टॉल शामिल होंगे। 157 स्टॉल फ्रॉम खादी इंस्टीट्यूशन एंड विलेज इंडस्ट्री फ्रॉम वेरियस स्टेट नेशन वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसे नई विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मुबारक गुल को।
अपॉइंट किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा अपॉइंटेड एनसी लीडर मुबारक गुल एज प्रोटेम स्पीकर। मुबारक गुल 21 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऑन 18th of October 2024 appointed Mubarak Gul, a senior national conference leader and MLA from the Eidgah constituency, as the pro tem speaker of the newly elected Jammu and Kashmir Legislative Assembly. ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनको सेक्शन 24 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 24 है। किसका सेक्शन 24 है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, जिसके तहत इनको प्रोटेम स्पीकर किनको, मुबारक गुल को अपॉइंट किया गया है। Omar Abdullah, who was sworn in as the first Chief Minister of the Union Territory of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो इलेक्शन ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इसके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो बने ओमर अब्दुल्ला हैं। और इससे पहले इन्होंने 2009 से 2014 के बीच में भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं। और ये जो रिजल्ट था वो 8 अक्टूबर को आ गया था जम्मू एंड कश्मीर का। और ये फर्स्ट इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आर्टिकल के एब्रोगेशन के बाद ये पहला इलेक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि पर किसको खांडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजकुमार ईरानी को किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि पर खंडवा में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध गायक है और अभिनेता किशोर कुमार की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 13 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकप्रिय फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक राजकुमार ईरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से प्रदान किया गया। और इसको किसने प्रदान किया? प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर कुंवर विजय सिंह ने प्रदान किया। और मध्य प्रदेश का खंडवा जिला किशोर कुमार का जन्म स्थान है और यह पुरस्कार 1997 से प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रख्यात कलाकारों को दिया जाता है। इससे पहले अमिताभ बच्चन वगैरह को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम की मेजबानी में वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? बाईलेटरल ट्रेड जो है, आपूर्ति श्रृंखला, सेमीकंडक्टर निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और आधुनिक प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य रक्षा संबंधों और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र इंश्योर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अक्टूबर 2024 से हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतरविभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता कहाँ शुरू हो रही है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हो रही है। कब से कब तक खेला जाएगा? 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में खेला जाएगा। और हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतरविभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप की चौथी प्रतियोगिता 14 अक्टूबर से दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हो रही है। और यह प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें 12 टीम को 4 पूल में रखा गया है और लीग फेज में प्रत्येक टीम अपने पूल की सभी टीम के साथ खेलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो तान्या हेमंत ने बेडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। तान्या हेमंत ने ताइपे की तुंग शियोटोंग को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और दूसरी वरीयता प्राप्त तान्या ने महिला सिंगल्स फाइनल में छठी वरीयता प्राप्त तुंग को 21-17 से हराया। और 21 वर्षीय तान्या का यह तीसरा और साल का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। वह 2024 में पोलिश ओपन और अजरबैजान इंटरनेशनल में उपविजेता रही थी। और तान्या हेमंत ने 2022 में इंडिया इंटरनेशनल और 2023 में ईरान फज्र इंटरनेशनल में खिताब जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड द ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप इन दिल्ली।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने 14 अक्टूबर को दिल्ली में ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन किया है। The e-migrate portal has 2.81 lakh registered foreign employers. It promotes safe and legal mobility channels for Indians migrate. ई-माइग्रेट पोर्टल पर 2,81,000 पंजीकृत विदेशी नियोक्ता हैं और यह प्रवासी भारतीयों के लिए सुरक्षित और वैध नियुक्ति के मार्ग को बढ़ावा देता है। इन हिज एड्रेस अपने एड्रेस में डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने असर्ट किया दैट द लॉन्च ऑफ द ई-माइग्रेट V2.0 पोर्टल इज अ टेस्टमेंट टू द गवर्नमेंट एफर्ट टू क्रिएट सेफ, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव मोबिलिटी फॉर इंडियंस। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए सुरक्षित और पारदर्शी समावेशी गतिशीलता सृजित करने के सरकार के प्रयासों का यह एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ताइवान के निकट नया सैन्य संयुक्त शॉट 2024B ज्वाइंट शॉट 2024B एक्सरसाइज का नाम है, किसने शुरू किया? तो चीनी सेना ने शुरू किया है। कहां पर? ताइवान के चाइनीज मिलिट्री ने शुरू किया। चाइनीज मिलिट्री हैज कमेंस्ड अ न्यू राउंड ऑफ ड्रिल नियर ताइवान विच हैज बीन स्ट्रांगली कंडेम्ड बाय ताइवान मिनिस्ट्री। ताइवान के द्वारा चीन को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन चाइना अपनी आदतों से बाज नहीं आता। तो उसके मद्देनजर चीन की पॉलिसी ही है कि एक एक इंच करके ही दूसरे की जमीन को हथियाना, जो भारत के साथ भी आए दिन करता ही रहता है। तो अभी ये अभ्यास कहाँ का है? संयुक्त शॉट 2024B ये चाइना का है। किस लिए उसने किया है? कि जो ताइवान का क्षेत्र है उससे आतंकित हो सके, इसके लिए उसने एक ड्रिल किया है। तो ज्वाइंट शॉट 2024B ड्रिल वॉर टेकिंग प्लेस इन द ताइवान स्ट्रेट एंड एरियाज टू द नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट ऑफ ताइवान। और ताइवान की चाइना की ऐसी हरकत की वजह से ताइवान भी अपने यहाँ की मिलिट्री को तैनात कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके जरिए दक्षिणी टेक्सास के लॉन्च पैड पर गिरने वाले बूस्टर स्टेज को अपनी रोबोटिक आर्म्स के जरिए पकड़ा? तो स्पेस एक्स ने स्टारशिप के जरिए बूस्टर स्टेज को रोबोटिक आर्म से पकड़ा। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। कभी कभी पूछा भी जाता है कि कौन सी कंपनी किसका है, तो जो बहुत फेमस है वो आपको आना चाहिए। तो स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। 71 मीटर की ऊंचाई वाला स्टारशिप रॉकेट अब तक का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष यान है, स्पेसक्राफ्ट है, और इस रॉकेट को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। और इस रॉकेट को बनाने वाली स्पेस एक्स कंपनी पुरानी रॉकेट प्रणाली से अलग एक ऐसा अंतरिक्ष यान बनाने की उम्मीद कर रही है जो जमीन पर आकर ईंधन भरे और कुछ घंटों बाद फिर से उड़ान भर ले। रीयूजेबल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारा डिब्रिस वहां पर हो चुका है। अगर रीयूजेबल होगा तो वहां पर इतना डेब्रिस नहीं होगा, और वैसे भी इंसान जहां पहुंच जाए वहां गंदगी ना हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की? तो अल्जीरिया ने प्रदान की है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज कन्फर्ड विद ऑनररी डॉक्टरेट इन पॉलिटिकल साइंस बाय सिद्दी अब्देला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी इन अल्जीयर्स। तो अल्जीरिया में इसे दिया गया, 15 अक्टूबर को दिया गया था। सीदी अब्देला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पोले विश्वविद्यालय, वहां पर इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। किस विषय में दी गई? राजनीति विज्ञान में दी गई। मिस्टर कमल बद्री द अल्जीरियन मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च हैंडेड ओवर द डॉक्टरेट। तो अल्जीरिया के उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक शोध मंत्री कमाल बद्री ने राष्ट्रपति को उपाधि प्रदान की। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेसिंग द सिद्दी अब्देला यूनिवर्सिटी सेड दैट दिस डॉक्टरेट इज एन ऑनर फॉर माय कंट्री, a country that had stood for peace and prosperous world from time immemorial। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह डॉक्टरेट की उपाधि मेरे देश का सम्मान है। उन्होंने कहा कि भारत अनादिकाल से समृद्धि और शांति के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से असमानताएं खत्म होती हैं और सभी के लिए समान अवसरों को प्रोत्साहन मिलता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया,
अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की पहली यात्रा थी और भारत की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बनाए जाने के बाद 1 साल बाद ये यात्रा हुई है। तो द विजिट वॉज द फर्स्ट एवर विजिट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द 3 अफ्रीकन नेशन अल्जीरिया, मोरिटानिया एंड मलावी, and came a year after the African Union was made a permanent member of G20 during India's presidency। जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया की प्रेसिडेंसी के तहत जब G20 हो रहा था उस समय अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो परमेश शिवमणि ने डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार अपना संभाल लिया है इंडियन कोस्ट गार्ड के। परमेश शिवमणि अज्यूम चार्ज एज द 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये 26th डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। परमेश शिवमणि ने 26th भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। 2014 में तटरक्षक पद और वर्ष 2019 में राष्ट्रपति तटरक्षक पद से सम्मानित किया गया और 2012 में महानिदेशक तटरक्षक प्रशस्ति से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सोनम उत्तम मस्कर ने ISSF विश्व कप 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है। इंडियन शूटर सोनम उत्तम मस्कर वन द सिल्वर मेडल इन द विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024 फाइनल इन दिल्ली ऑन 15 अक्टूबर 2024। भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम मस्कर ने दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता है और ये 22 साल की हैं। तो मस्कर ने जहां सिल्वर मेडल जीता वहीं चाइना की यूटिंग होंग ने गोल्ड मेडल जीता और फ्रेंच शूटर ओशियाने मुलर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी गेम में तिलोत्तमा सेन थी 167.7 अंक के साथ वो 6th पोजीशन पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस शुरू हुई है? तो इटली के मिलान में शुरू हुई है। द 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस ओपनड एट द माइको कन्वेंशन सेंटर इन मिलान, इटली। ये कौन सा एडिशन है इसका? 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस इटली के मिलान में माइक्रो सम्मेलन सेंटर में शुरू हो गई है। The event has drawn more than 10,000 space expert scholars, entrepreneurs, and professionals from around the world. Italian President Sergio Mattarella attended the opening ceremony. इस कांग्रेस में दुनिया भर के 10,000 अंतरिक्ष विशेषज्ञ, विद्वान, उद्यमी और पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं और इटली के राष्ट्रपति सर्गियो मटरेला भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। दिस ईयर कांग्रेस थीम, इस ईयर जो कांग्रेस की थीम है वो रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी है और ये किस लिए किया जा रहा है? जिससे बैलेंस हो साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में। इस बार की थीम क्या है? सततता के लिए जवाबदेह अंतरिक्ष, और जिसमें वैश्विक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों और वैज्ञानिक प्रगति तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है। Throughout the week, over 200 technical sessions will be held, covering a wide range of topics including the sustainable exploration of the moon and Mars, space-based Earth observation for climate change, the role of private companies in space development and application of artificial intelligence. इसमें क्या क्या है? चंद्रमा और मंगल ग्रह पर सतत खोज, जलवायु परिवर्तन के लिए अंतरिक्ष आधारित निगरानी, अंतरिक्ष विकास के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषय शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है, जो किसी ग्रह मिशन के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है? तो यूरोपा क्लिपर किसके द्वारा बनाया गया? नासा ने बनाया है। NASA has launched the Europa Clipper, the largest spacecraft it has ever built for a planetary mission. NASA ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है जो किसी ग्रह मिशन के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। इसका एम क्या है इस स्पेसक्राफ्ट का? तो टू एग्जामिन वेदर जुपिटर मून्स यूरोपा हैज कंडीशंस suitable to support life with a focus on the large
subsurface ocean believed to be lurking beneath its thick outer shell of ice. तो इस स्पेसक्राफ्ट जो है इसका उद्देश्य क्या है, यही जांच करना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं या नहीं, जिसमें बर्फ के मोटे बाहरी आवरण के नीचे छिपे हुए विशाल उपसतह महासागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। The robotic solar-powered probe is due to enter orbit around Jupiter in 2030 after journeying about 2.9 बिलियन किलोमीटर इन 5 ईयर एंड 6 मंथ। तो रोबोटिक सौर ऊर्जा से चलने वाला यह जांच यान 5 साल और 6 महीने में लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 2030 में बृहस्पति के चारों ओर की कक्षा में प्रवेश करेगा। और यूरोपा क्लिपर इसका नेम यूरोपा क्यों पड़ा है, तो नेम्ड आफ्टर डेस्टिनेशन यूरोपा एंड आईसी मून ऑफ जुपिटर। यूरोपा के एक आईसी मून है जुपिटर का, उसके नाम पर यूरोपा क्लिपर नाम दिया गया है। यूरोपा क्लिपर विल बी ऑपरेटिंग इन एन इंटेंस रेडिएशन एनवायरनमेंट अराउंड जुपिटर, द सोलर सिस्टम बिगेस्ट प्लैनेट। यूरोपा क्लिपर का नाम इसके गंतव्य बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा के नाम पर रखा गया है। यूरोपा क्लिपर सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के चारों ओर एक तीव्र विकिरण वातावरण में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किसके बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर हुए? तो कोलंबिया और भारत के बीच में ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए, साइन हुए। और सिग्नेटरीज कौन रहे? तो इंडिया के जो सिग्नेटरीज रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन है। और वहीं पर अगर कोलंबिया के सिग्नेटरी रिप्रेजेंटेटिव को हम देखें तो वाइस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ कोलंबिया जॉर्ज एनरिक रोजेस रॉड्रिगेज हैं। The agreement will also lead to an exchange of art and culture among the two countries. It will also create goodwill and better understanding among the people of both countries, thereby boosting cultural ties between the two countries. इस समझौते से दोनों देशों के निर्माताओं को सह निर्माण के लिए अपने रचनात्मक, कलात्मक, तकनीकी, वित्तीय और विपणन संसाधनों को एकत्रित करने में हेल्प होगी और साथ ही दोनों देशों के बीच कला और संस्कृति का आदान प्रदान भी होगा। Currently, India has co-production treaties with 16 countries। याद रखना है कि इंडिया का जो co-production treaties है वो अभी तक 16 कंट्री के साथ हो गया, रिजल्टिंग इन 29 प्रोजेक्ट ओवर द लास्ट 5 ईयर। कोलंबिया इज द 17th कंट्री। कोलंबिया कौन सी कंट्री बन गई? तो 17th विद विच इंडिया इज साइनिंग अ को-प्रोडक्शन अग्रीमेंट। नाम याद रखिए, को-प्रोडक्शन अग्रीमेंट है, किसके साथ इंडिया ने अभी रिसेंटली किया है? कोलंबिया के साथ किया। कोलंबिया कौन सी कंट्री? 17 नंबर की कंट्री है। सह निर्माण संधियां हैं जो भारत ने 16 देशों के साथ किया है और कोलंबिया 17वां देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में हुई। अगर विदेश मंत्रालय का माने तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने किया। ऑस्ट्रेलियाई पक्ष का जो नेतृत्व है रक्षा विभाग के सचिव ग्रेग मोरियाटी और विदेश मामले एवं व्यापार विभाग के सचिव जॉन एडम्स ने किया। और मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान राजनीतिक, रणनीतिक, रक्षा और सुरक्षा तथा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई और दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति के अपने साझा उद्देश्य को प्राप्त करने और भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के उच्चायुक्त सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित किया है? तो कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित किया गया है। India has expelled 6 Canadian diplomats, including acting High Commissioner Stewart Ross Wheeler। इनको भी कर दिया गया और अपने यहाँ के उच्चायुक्त को बुला लिया गया और उनके यहाँ के एक्सपेल्ड कर दिया गया है और ये 19 अक्टूबर से पहले उनको भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।
India has withdrawn its High Commissioner in Canada and other targeted diplomats and officials, saying it has no faith in the current Canadian government commitments to ensure their security. भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को यह कहते हुए वापस बुलाया कि उसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडा की सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं है। हालांकि वहां पर ये सारा जो भी कुछ हो रहा है वो सब वहां के इलेक्शन पैटर्न को देखते हुए किया जा रहा है। गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट में कर रही, ज्यादा वोट उसको मिल सके, इस वजह से वहां ऐसा किया जा रहा है। और निज्जर के हत्या के बाद से ये सारी चीजें और बढ़ गई है, तो दोनों देशों के बीच में चीजें सही नहीं है। तो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री सेड इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा संजय कुमार वर्मा इज India's senior most serving diplomat with a distinguished career spanning 36 years, is said the aspersions cast on him by the government of Canada are ludicrous and deserve to be treated with contempt. तो उन्होंने कहा है कि जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं कनाडा के संजय कुमार वर्मा, उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं कि ये इंटरेस्ट में है वो बहुत हास्यास्पद है। तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा का 36 वर्षों का अति महत्वपूर्ण करियर रहा है और वे वरिष्ठ सेवारत राजनयिकों में से एक हैं। ऐसे में कनाडा सरकार द्वारा उन पर लगाए गए आरोप हास्यास्पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अतुल परचुरे का 57 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वो मराठी और हिंदी एक्टर थे। Renowned Marathi and Hindi actor Atul Parchure, best known for his comic role, passed away after battling cancer. कैंसर से फाइट करते हुए इनकी जान गई। 57 साल के थे और इनका करियर चाइल्ड एक्टर के रूप में शुरू हुआ था। ये काम कर चुके हैं फिल्म में, टेलीविजन में एंड थिएटर में। इनको जिस रोल के लिए जाना जाता, अगर हम हिंदी फिल्म की बात करें तो ऑल द बेस्ट, सलाम ए इश्क एंड तुमशा नहीं देखा। अगर मराठी फिल्म की बात करें तो नौरा मजा, नवा सच्चा, अमी सतपुते, नाराबाची वाड़ी एंड अली बाबा आनी 40 सतले चोर। और इनको जो पॉपुलैरिटी गेन करी है वो डेली सोप से की है, जिसमें जागो मोहन प्यारे, और इनका वर्क है, प्ले इन्होंने किया है तरुण तर्क महात्रे अर्का, इसके लिए इन्हें जाना जाता है। फिर 2 साल पहले इनमें कैंसर डायग्नोस हुआ था, जिसके चलते अभी इनकी जान चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन WTSA 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। Inaugurating the International Telecommunication Union ITU World Telecommunication Standardization Assembly WTSA 2024 at Bharat Mandapam in New Delhi on 15th October 2024, he said the WSA aimed to work towards global standards while the India Mobile Congress plays a significant role in services. प्रधानमंत्री नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की और WTSA 2024 का उद्घाटन करते हुए कहा कि WTSA का जो उद्देश्य है वो वैश्विक मानकों की दिशा में कार्य करना है और मोबाइल कांग्रेस की सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का डिजिटल विजन 4 स्तंभ, सस्ते उपकरण, सभी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी, किफायती डेटा और डिजिटल प्राथमिकता पर कार्य करता है। तो WTSA is the governing conferences for the standardization work of the International Telecommunication Union, a United Nations agency for digital technology organized every 4 years. ये 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है और this is the first time that the ITU WTSA is being hosted in India and the Asia Pacific region. Mr. Modi also inaugurated the 8th edition of the India Mobile Congress 2024 ड्यूरिंग द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के दौरान 8th एडिशन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, उसको भी इनाग्रेट किया गया बाय द नरेंद्र मोदी। और ये फर्स्ट टाइम है जब ITU WTSA का होस्ट कर रहा है इंडिया या फिर एशिया पैसिफिक रीजन में हो रहा है, ये पहली बार है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत 5G का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है
और अब सरकार 6G प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तेजी से काम कर रही है। द प्राइम मिनिस्टर सेड इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट 5G मार्केट एंड दैट द गवर्नमेंट इज नाउ वर्किंग इंटेंसिवली ऑन 6G टेक्नोलॉजी. He added that almost every district in the country is now connected to the 5G network. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाने के लिए अनेक अवसर पैदा कर रहा है। तो उन्होंने नमो ड्रोन दीदी पहल जो शुरू किया गया, ड्रोन के इस्तेमाल से कृषि के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात हुआ, इन सब का वहाँ पर जिक्र किया। और आज जो भारत है वो टेलीकॉम और उससे जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है उसके मामले में दुनिया की सबसे हैपनिंग देशों में से एक है। भारत जहां 120 करोड़ मोबाइल फ़ोन यूजर्स है, वहां पर 95 करोड़ इंटरनेशनल यूजर्स हैं, जहां दुनिया का 40% से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। भारत वह है जिसने डिजिटल कनेक्टिविटी को लास्ट माइल डिलीवरी का इफेक्टिव टूल बनाकर दिखाया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्ड फॉर द एथिकल यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एथिकल यूज के बारे में उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। हमें एथिकल यूज के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं आजकल कितना फेक वीडियोस वगैरह बनाया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका एथिकल यूज करने पर उन्होंने फोकस किया। एम्फेसाइजिंग दैट सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड इक्विटी शुड बी एट द सेंटर ऑफ ऑल डिस्कशन। जितना भी डिस्कशन था उसका सेंटर क्या था? सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड इक्विटी। Prime Minister reiterated the importance of establishing a global framework for digital technology. एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बने किसके लिए? डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए। इन्होंने इस बात को फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोहराया गया। और यह एक प्रमुख वैश्विक आयोजन है जिसमें 190 देशों के दूरसंचार, डिजिटल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 3000 से अधिक उद्योगपति, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ एक मंच पर एकत्रित होते हैं। ये एक ऐसा मंच प्रोवाइड करता है जिसमें सब बात कर सके। तो विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि आए थे, किस किस बात पर बात हुई? 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी और अदर सब्जेक्ट्स थे जिस पर अगली पीढ़ी के महत्व पूर्ण टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा और निर्णय लेने का एक ये मंच प्रदान करता है। और ये पहली बार है जब भारत में हो रहा है। The India Mobile Congress 2024 will showcase India's innovation ecosystem, where leading telecom companies and innovators will highlight advancement in quantum technology and the circular economy with a spotlight on 6G, 5G, cloud and edge computing, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इनोवेशन इकोसिस्टम का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रमुख दूरसंचार कंपनी और इनोवेटर, क्वांटम टेक्नोलॉजी बात हो गई, या सर्कुलर इकोनॉमी में देश की प्रगति के प्रदर्शन के साथ 6G, 5G, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, हरित प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष संचार और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र का भी प्रदर्शन करेंगे। और मोबाइल कांग्रेस में 400 कंपनीज और 900 स्टार्टअप्स के साथ 120 से अधिक देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है और यह विश्व भर में प्रौद्योगिकी और दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार समाधान, सेवा तथा उद्योग, सरकार, शिक्षा, स्टार्टअप्स और अन्य मुख्य हितधारकों के लिए उन्नत सुपरिचित मंच बन चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर SKICC में आयोजित हुई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा administered the oath of office to Mr. Abdullah along with his council of ministers at the Sher Kashmir International Convention Center in Srinagar on 16th of October 2024. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना ने लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा है? तो कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। और यह पहल कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में की गई। और कैप्टन भारद्वाज ने 1999 के कारगिल वॉर में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विशाखापत्तनम में नए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो जयंत चौधरी ने किया है। न्यू NSTI एक्सटेंशन सेंटर ओपन्स इन विशाखापट्टनम टू प्रोवाइड CSA ट्रेनिंग। Union Minister of State Independence Charge for Skill Development and Entrepreneurship Jayant Chaudhary inaugurated a new National Skill Training Institute NSTI Extension Center at the Andhra Medical Tech Zone AMTZ campus in Visakhapatnam on 16 October 2024। तो इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया है? जयंत चौधरी के द्वारा। और किस चीज़ का किया गया? न्यू नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। ये सेंटर प्रोवाइड करेगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ट्रेनिंग के लिए अंडर द क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। कब से स्टार्ट होगा? जो एकेडमिक सेशन है 2024 टू 2025 उसके बीच में। तो श्री जयंत चौधरी ने बताया कि विस्तार केंद्र 2024 से 2025 शैक्षणिक सत्र से शुरू होने वाली शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में ये ट्रेनिंग प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 17 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया गया? हरियाणा के पंचकुला में किया गया। हरियाणा के पंचकुला गोल्फ क्लब में किया गया। इस टूर्नामेंट में बीर अहलावत, अंगद चीमा, राहुल गंजी और उदयन माने जैसे भारत के कुछ प्रमुख पेशेवर गोल्फर ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में विदेशी खिलाड़ी भी अपनी चुनौती पेश किए, जिसमें श्रीलंका के एन थंगाराजा और के प्राभाकरन, चेक गणराज्य के स्टीफन टेनेक और बांग्लादेश के जमाल हुसैन, बादल हुसैन, MD अकबर हुसैन, अंडोरा के केविन स्टीव रिगेल, नेपाल के सुभाष तमांग और कनाडा के सुखराज सिंह गिल और अमेरिका के डोमिनिक पिक्रिलो शामिल थे। और अहमदाबाद के वरुण पारिक ने क्लासिक प्लेऑफ मुकाबले में बेंगलुरु के राहुल गंगजी को हराकर पंचकुला गोल्फ क्लब में खेले गए 1 करोड़ का हरियाणा ओपन 2024 जीता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पद्म श्री दया पवार स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध लेखिका प्रोफेसर आशालता कांबले और लेखक साहू पटोले और पत्रकार सुकन्या शांता को पद्म श्री दया पवार स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र में साहित्य, समाज सेवा और सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित पद्म श्री दया पवार स्मारक पुरस्कार की 16 अक्टूबर को घोषित कर दिया गया है। और इस वर्ष प्रसिद्ध लेखिका प्रोफेसर आशालता कांबले और लेखक साहू पटोले और पत्रकार सुकन्या शांता को पद्म श्री दया पवार स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त अरुणा सबाने को उनकी आत्मकथा सूर्य गिरधारी में के लिए बलूता पुरस्कार दिया जाएगा। और ये पुरस्कार 20 अक्टूबर को मुंबई के माटुंगा लोक शहीद संभाजी भगत की अध्यक्षता में एक समारोह में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कैट्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को जाना जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और इनका स्थापना दिवस 16 अक्टूबर है। और जो NSG है 1984 में कैबिनेट ने गठन करने का निर्णय लिया था और 22 सितंबर 1986 को राष्ट्रपति की सहमति के बाद से इफेक्ट में आ गया था तभी से। और तब से NSG ने कई उच्च स्तरीय आतंकवाद रोधी और बंधक बचाव अभियानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये जो गठन है देश में आतंकवाद से लड़ने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको किया गया है। और इसे अक्सर ब्लैक कैट्स के रूप में जाना जाता है। और ये ब्लैक कैट्स के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनका जो काले रंग का उनका यूनिफॉर्म है उसके कारण उनको ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरी क्षेत्रों में 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा की, जिसके निर्माण के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो 990 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत में AI बनाए और AI को भारत के लिए काम करें के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में इन केंद्रों की स्थापना की घोषणा 2023 से 2024 के बजट घोषणा के पैरा 60 के अंतर्गत की गई है। और इसके अनुरूप जो सरकार है वो वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 से वित्तीय वर्ष 2027 से 2028 की अवधि में
990 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 3 एआई उत्कृष्टता केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। और इस पहल के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उद्योग शीर्ष समिति, एक अपेक्स कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी सह अध्यक्षता डॉक्टर श्रीधर बेम्बू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 47वां कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन किसने किया? कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। उत्तर प्रदेश के भदोही में 47वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ 15 अक्टूबर को केंद्रीय सरकार में कैबिनेट एवं कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहां पर आपको ऐसे दिया जा सकता कौन सा एडिशन था, 47 थे, अगर 45 वगैरह ऐसा करके कुछ दे दिया जाता तो वो गलत होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला जो था वो 47 इसका एडिशन था। और कब शुभारंभ किया गया, कभी कभी डेट भी पूछा जाता, तो 15 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया। और किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा। और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत में वस्त्र उद्योग साल 2030 तक 35,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। एक्सपो में 67 देशों के 500 से ज्यादा आयातक भाग ले रहे हैं। और भारत सरकार ने 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य को पाने में कारपेट उद्योग की जो भूमिका है बहुत अहम होगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि 6 महीने के अंदर एक नया फाइबर पर काम हो रहा है, जो जूट और बंबू से मिलकर तैयार किया जाएगा। तो एक नया फाइबर पर काम चल रहा है जो किससे मिलकर बनेगा? जूट और बंबू से मिलाकर उसको तैयार किया जाएगा। तो भदोही को तो आप जानते हैं कि भदोही की विरासत मानी जाती है कालीन को। तो भदोही का कारपेट सिटी में 4 दिवसीय मेला वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। मेले के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान वस्त्र और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा और उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री राकेश सचान भी उपस्थित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की कौन सी बैठक 16 अक्टूबर को पाकिस्तान की अध्यक्षता में इस्लामाबाद में होने जा रही? तो 23वीं बैठक है जो इस्लामाबाद में होने जा रही है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर इसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एससीओ के सदस्य देशों के प्रमुखों की 23वीं बैठक 16 अक्टूबर को है। और सालाना तौर पर होने वाली इस बैठक में व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर चर्चा होती है। और एस जयशंकर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्थान पर इसमें भाग ले रहे हैं। भारत पाकिस्तान के अलावा चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश वालों को याद रखना है कि दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर ओडिशा है। 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 वर अनाउंस्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में अनाउंस किया गया है। ये नेशनल वाटर अवार्ड 2023 है। अगर 2024 लिखा रहेगा तो आपका वो आंसर गलत होगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। 5th नेशनल वाटर अवार्ड है और आगे 2023 का ही है। नहीं तो आप सोचे कि 2024 में मिल रहा है तो ये 2024 का है। तो उड़ीसा ने फर्स्ट प्राइज हासिल की। तो वहीं पर बेस्ट स्टेट में उत्तर प्रदेश ने सेकंड पोजीशन और गुजरात और पुडुचेरी ज्वाइंटली सिक्योर्ड द थर्ड पोजीशन। तो गुजरात और पुडुचेरी को ज्वाइंटली थर्ड पोजीशन मिला है और सेकंड पे उत्तर प्रदेश और फर्स्ट पे उड़ीसा। President Draupadi Murmu will confer the 5th National Water Award 2023 on the 22nd October 2024 in New Delhi। नेक्स्ट वीक में हम पढ़ेंगे, वहां पर 22 अक्टूबर को ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान कर दिया जाएगा। तब वहां पर देखेंगे और सारे स्टेट को क्या क्या मिला है। The award will be conferred to in total of 38 winners including joint winner in 9 categories। 9 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित कुल 38 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ईच अवार्ड विनर विल रिसीव अ साइटेशन एंड अ ट्रॉफी एज वेल एज कैश प्राइजेस इन सर्टेन कैटेगरीज। प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ साथ कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसको शामिल कर लिया गया है? तो राम राजा की नगरी ओरछा को
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राम राज्य की नगरी ओरछा को भी शामिल कर लिया है और इस ऐतिहासिक समूह को नामांकित कराने के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा तैयार कराए गए डोजियर को केंद्र सरकार ने यूनेस्को के विश्व धरोहर कमेटी को सौंप दिया है और 2027 से 28 के लिए केंद्र द्वारा ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के लिए अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अक्टूबर 2024 को पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित 6 दिवसीय कितने दिन का होता है? 6 दिवसीय। और इस महोत्सव में अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर और श्रीलंका समेत कई अन्य देशों से कलाकार, विद्वान और नृत्य आलोचक शामिल हो रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? तो गुजरात के लोथल में बनेगा और ये देश की समुद्री विरासत को ऊंचाई देगा। और केंद्र सरकार ने हाल ही में गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को स्वीकृति दी थी और बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय द्वारा संचालित इस पहल का जो उद्देश्य है भारत की 4500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को सहेजना और लोगों को इस पुरानी सभ्यता से परिचित कराना है। NMHC का चरण 1A के तहत अभी काम प्रगति पर है और इसका करीब 60% कार्य पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी को कहाँ आयोजित होगा? तो भारत में अब आयोजित हो चुका है और इस बारे में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में पहली बार आयोजित होने जा रहे खो खो विश्व कप की तारीखों का ऐलान और इसके लोगों का अनावरण किया है। और 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली करेगा। तो यही आपको याद रखना, जो खो खो वर्ल्ड कप हो रहा है 2025 का वो भारत में होगा। और भारत के प्राचीनतम खेलों में से एक खो खो के इस विश्व कप का उद्घाटन संस्करण का जो आयोजन है वो 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC का 20वां वार्षिक उत्सव IIC अनुभव कला का उत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो नई दिल्ली में 5 दिन के इस आयोजन का विषय क्या है? कल्प वृक्ष राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता और पहचान। इसमें भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की रूपरेखा पर मंथन होगा और इसने देश की पहचान को आकार दिया और नृत्य, संगीत, शिल्प तथा शास्त्रीय ग्रंथों के अध्ययन में सांस्कृतिक पुनरुत्थान को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना चित्रा का अनावरण किया? आंसर हमारा होगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया। Union Minister Dr. Jitendra Singh unveiled the country's first self-powered indoor air quality monitor Pavna Chitra at Thiruvananthapuram International Airport on 17th October 2024। कब किया गया? 17 अक्टूबर को। CSIR NIIST द्वारा विकसित पवना चित्रा प्रौद्योगिकी परंपरा और कला का एक शक्तिशाली मिश्रण है। यह स्वदेशी इंडोर सौर कोशिकाओं द्वारा संचालित एक ऑफ ग्रिड स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर है। पवना चित्रा embodies a powerful fusion of technology, tradition and art, presenting an off-grid self-powered indoor air quality monitor powered by indigenous इंडोर सोलर सेल्स डेवलप्ड बाय CSIR NIIST और इसे स्थानीय सामग्रियों से तैयार किया गया है और प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक प्रक्रिया की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। It is crafted from locally available materials and designed to mimic the natural process of photosynthesis। हाल ही में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद कौन देश का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद देश का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है। यहाँ पर 446 प्रजातियां मौजूद हैं। Over 446 butterfly species have been spotted at the Kaziranga National Park, making it the second highest in the country with the highest number of butterflies। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तितलियों की सबसे अधिक संख्या के साथ देश में दूसरा सबसे बड़ा पार्क बन गया है
और यहाँ 446 से अधिक तितलियों की प्रजातियां हैं। नामदफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट बटरफ्लाईज। तो अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक तितलियों के साथ प्रथम स्थान पर है। The long-term observation and record are a culmination of years of work put by Monsoon Jyoti Gogoi, a young scientist native of काजीरंगा। काजीरंगा के मूल निवासी और युवा वैज्ञानिक मॉनसून ज्योति गोगोई की वर्षों की मेहनत और देखभाल के कारण काजीरंगा का यह रिकॉर्ड बना है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा in a social media post extended his best wishes to Mr. Gogoi for his remarkable contribution, which include 18 new species of butterflies for India, such as the Burmese titring, classy, cerulean, dark-bordered. Mr. Gogoi, who has been studying butterflies in the region since 2007 से वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं बटरफ्लाइज के लिए, shared that Kaziranga now rank second in butterfly species diversity among India's protected areas after नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क के बाद काजीरंगा का सेकंड स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक उत्सव मेरा होंग चोंगबा 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इम्फाल में। मेरा होंग चोंगबा मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने वाले वार्षिक उत्सव मेरा होंग चोंगबा 2024 18 अक्टूबर को इम्फाल में आयोजित किया गया। तो जो पहाड़ी पर रहने वाले लोग हैं और जो घाटी पर रहने वाले लोग हैं उनके बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, उनके बीच सौहार्दपूर्ण बंधन बनाए रखने के लिए दिवस को मनाया जाता है मेरा होंग चोंगबा उत्सव को। और एक राज्य स्तरीय आयोजन समिति मणिपुर रॉयल पैलेस और पवित्र स्थल कांगला में उत्सव मनाया गया। और 18 अक्टूबर के दिन कार्यक्रम जो है सुबह कांगला उत्तरा में मेन टोंगबा और हेन खोंग तंबा के अनुष्ठानों के साथ शुरू हुआ और जिसके बाद माईवा द्वारा थांगता अभिवादन और मंगलाचरण हुआ और इस दौरान जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो सब भी हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोजाग्रत पूर्णिमा कहाँ मनाई गई? तो नेपाल में मनाई गई कोजाग्रत पूर्णिमा। तो 15 दिन का बड़ा दशई में उत्सव होता है। तो आप याद रखिएगा जो बड़ा दशई उत्सव है नेपाल में होता है, 15 दिन का होता है और इसके अंतिम दिन 17 अक्टूबर को काठमांडू घाटी में तलेजू और कुमारी घर की पूजा और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नेपालीज ऑब्जर्व कोजाग्रत पूर्णिमा कंक्लूडिंग 15 डेज बड़ा दशई फेस्टिवल। बड़ा दशई उत्सव 17 अक्टूबर को कोजाग्रत पूर्णिमा के साथ औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। नेपालीज ऑब्जर्व कोजाग्रत पूर्णिमा एज पार्ट ऑफ द फाइनल डे ऑफ द 15 डे बड़ा दशई फेस्टिवल बाय वर्शिपिंग एंड पेइंग होमेज टू तलेजू एंड कुमारी घर इन काठमांडू वैली। The Bada Dasai festival formally ends with the marking of the कोजाग्रत पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के अमनजीत सिंह ने स्कीट फाइनल शॉटगन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ISSF निशानेबाज के विश्व कप के फाइनल में भारत के अमनजीत सिंह ने नई दिल्ली में स्कीट फाइनल शॉटगन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कहां पर हुआ था ये गेम? नई दिल्ली में। अमनजीत ने तीसरे पायदान को हासिल करने के लिए 50 में से 43 निशाने लगाए और इस बीच उनके साथी निशानेबाज महराज अहमद खान इस स्पर्धा में छठे स्थान पर रहे। इससे पहले अखिल शिवराण ने पुरुषों के तीसरे पायदान के लिए 50 मीटर राइफल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय मेथेनॉल सेमिनार का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 17 अक्टूबर को कब किया? 17 अक्टूबर को कहाँ किया? नई दिल्ली में। नीति आयोग द्वारा आयोजित, किसके द्वारा आयोजित किया गया था? नीति आयोग के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन का आयात दो प्रमुख चिंताओं पर जोर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लिए इस आयातों को खासकर वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के मद्देनजर कम करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया, जो कि लगभग 22 लाख करोड़ रुपए है। और इस मौके पर उन्होंने अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाली प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से चावल के भूसे से जैव CNG के उत्पादन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा इस दृष्टिकोण ने 475 परियोजनाओं में आशाजनक परिणाम दिखाए, जिनमें से 40 से अधिक पहले से ही पंजाब
हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में चल रही है। और नितिन गडकरी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की समस्या के बारे में बात की, और इस पराली जलाने की वजह से क्या हाल दिल्ली का है, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, वेरी पुअर कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसके लिए पराली के समस्याओं से निजात पाने के लिए बहुत ठोस कदम उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे इससे वहाँ की जनता रिलैक्स महसूस कर सके। और उन्होंने कहा कि अभी हम पराली का 5वां हिस्सा ही प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर योजना के साथ हम पराली को वैकल्पिक ईंधन के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके पराली जलाने से होने वाली मौसमी वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से नागरिकता अधिनियम की किस धारा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है? तो सेक्शन 6A। सर्वोच्च न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से निर्णय में असम में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिकता वैधता को बरकरार रखा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है उसको उसने बरकरार रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप टू इमिग्रेंट इन असम बाय अ मेजॉरिटी वर्डिक्ट ऑफ 4:1। तो ये सेक्शन 6A कौन से एक्ट का है? सिटीजनशिप एक्ट का है। 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थे, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। उन्होंने कहा कि असम समझौता अवैध रूप से चल रहे शरणार्थियों की समस्या का राजनीतिक समाधान है। असम अकॉर्ड वॉज अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल माइग्रेशन। और न्यायाधीश सूर्यकांत MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने अपने फैसले में कहा, संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता थी। मेजॉरिटी का वर्डिक्ट क्या हेल्ड हुआ है कि पार्लियामेंट हैड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू इनैक्ट द प्रोविजन। संसद के पास जो ये प्रोविजन है उसको लागू करने की उनके पास विधायी क्षमता है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी उनके पास है। तो सेक्शन 6A was inserted in 1985 following the Assam Accord. It created a special provision for Assam by which person of Indian origin who came from Bangladesh before 1st January 1966 were deemed to be citizen of India as of that date. असम समझौते के बाद 1985 में धारा 6A डाल दी गई और इसने असम के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया, जिसके तहत 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से आए भारतीय मूल के लोगों को उस तारीख से भारत का नागरिक माना जाता था। The section also said that person of Indian origin who entered Assam between 1st January 1966 and 25th March 1971 and were required to register themselves. They were granted citizenship only after 10 years of residence. तो ये धारा में ये भी कहा गया है कि 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको खुद को पंजीकृत कराना आवश्यक था। उन्हें 10 साल के निवास के बाद ही नागरिकता दी गई। However, Section 6A specified a cut-off date of 25th March 1971 and said that person entering after the cut-off date will be termed illegal immigrants. हालांकि धारा 6A में 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथि निर्दिष्ट की गई थी और कहा गया था कि कट ऑफ तिथि के बाद प्रवेश करने वाले लोगों को अवैध आप्रवासी कहा जाएगा। Certain indigenous group of Assam have challenged this provision, contending that it legalized illegal infiltration of foreign migrants from बांग्लादेश। हालांकि असम के कुछ स्वदेशी समूहों ने इस प्रावधान को चुनौती दी है। उनका तर्क है कि यह बांग्लादेश से विदेशी प्रवासियों की अवैध घुसपैठ को वैध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शतरंज मास्टर कप चेस मास्टर कप किसने जीत लिया है? तो अर्जुन एरिगैसी ने जीत लिया है। तो भारत के अर्जुन एरिगैसी ने शतरंज मास्टर कप जीत लिया और लंदन में हुए फाइनल में अर्जुन ने मैक्सिम वाशियर-लाग्रेव को हराया था। और 16 खिलाड़ियों के इस नॉकआउट टूर्नामेंट को जीतकर अर्जुन अब FIDE सर्किट में शीर्ष पर हैं। और अब वे सर्बिया में 20 अक्टूबर से शुरू हो रहे यूरोपियन शतरंज क्लब जो यूरोपियन चेस क्लब कप है उसमें अब वो अपनी चुनौती पेश करेंगे। अर्जुन एरिगैसी कहाँ पर होगा? सर्बिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में 21वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 19 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर में 21वें दिव्य कला मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। Union Minister for Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar would be formally inaugurating the 21st Divya Kala Mela at Jabalpur, Madhya Pradesh on 19th October 2024। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, किसके द्वारा इनॉग्रेशन किया? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और ये दिव्य कला मेला का कौन सा एडिशन है? 21st। और कहाँ पर हुआ? जबलपुर, मध्य प्रदेश। और कब हुआ? 19th अक्टूबर 2024। और यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। तो द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन अंडर द Ministry of Social Injustice and Empowerment through the National दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। कब से कब तक होगा? फ्रॉम 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024। तो 17 अक्टूबर से स्टार्ट है और 27 अक्टूबर तक ये चलेगा। This event would be a grand celebration of a talent, entrepreneurship and craftsmanship of दिव्यांग आर्टिशन फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। जो है ये प्रोग्राम है वो देश भर के दिव्यांग कारीगरों की प्रतिभा, उद्यमशीलता और शिल्प कौशल का एक भव्य उत्सव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में 16 अक्टूबर को संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के पोर्ट रशीद की यात्रा संपन्न की? तो INS शार्दुल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के CGI DY चंद्रचूड़ ने अगले CGI के रूप में नियुक्ति के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो जस्टिस संजीव खन्ना। तो अगर ये CGI बनेंगे और ये 51 नंबर के रहेंगे, जस्टिस संजीव खन्ना। और बहुत कम इनका टेन्योर रहेगा, 6 मंथ के लिए बनेंगे। वहाँ पर सीनियोरिटीज के बेसिस पर बनता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैज रिकमेंडेड द नेम ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना फॉर द अपॉइंटमेंट एट द नेक्स्ट CGI। तो हमारे नेक्स्ट CGI का नाम आप याद रखिएगा, जस्टिस संजीव खन्ना। Justice Chanchur wrote to the center recommending the name of Justice Khanna, who is senior most judge at the top court after CGI Chanchur। तो CGI Chanchur 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल 6 महीने से थोड़ा अधिक होगा। उसके बाद वह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति खन्ना को 18 जनवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। CGI चंद्रचूड़ is set to retire on November 10। कब रिटायर हो रहे हैं? November 10। Justice Khanna will have a tenure of little over 6 months before he retires on May 13, 2025। Justice Khanna was elevated to the Supreme Court on January 18, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में किस कोर्ट ने निर्णय दिया कि माता पिता अपने नाबालिग बेटियों या बेटों की शादी के लिए जीवन साथी नहीं चुन सकते? तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बाल विवाह पर अहम फैसला देते हुए दिशा निर्देश डायरेक्शन अपने जारी किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को किसी भी पर्सनल लॉ के तहत परंपराओं से बाधित नहीं किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण फैसला सुनते हुए कोर्ट ने कहा कि माता पिता अपने नाबालिग बेटियों या बेटों की शादी के लिए जीवन साथी नहीं चुन सकते, भले उनका विवाह बालिग होने के बाद कराया जाए। बालिग होने से पहले शादी कराने के लिए सगाई करना नाबालिगों के जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन है। जारी किए गए निर्देश कोर्ट ने इस मामले पर दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि आम लोगों में इसको लेकर जागरूकता बढ़ाने के उपाय किए जाने चाहिए। हर समुदाय के लिए अलग तरीके अपनाए जाएं, समाज की स्थिति समझकर ही रणनीति बने, क्योंकि दंडात्मक तरीके से सफलता नहीं मिलती। कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह निषेध कानून को पर्सनल लॉ से ऊपर रखने का मसला संसद में अभी पेंडिंग है। बाल विवाह निषेध अधिनियम का सही तरह से नहीं हो पा रहा है अमल। दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिकाकर्ताओं में से एक सोसाइटी फॉर एनलाइटमेंट एंड वॉलेंट्री एक्शन ने आरोप लगाया था कि
राज्यों के स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम का सही तरह से अमल नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र से पूछा उसकी ओर से क्या कदम उठाए गए, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से बातचीत कर केंद्र सरकार को बताने के लिए कहा था कि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए कानून पर प्रभावी अमल के लिए उसकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। याचिका में बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधान को प्रभावशाली रूप से लागू कराए जाने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? रशिया में किया जाएगा। पीएम मोदी इस महीने की 22 तारीख से 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रशिया की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे और ये रशिया के कजान में होगा। शिखर सम्मेलन का जो विषय है, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। और इसकी जो हिस्ट्री है ब्रिक्स की, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों का एक संगठन है और ब्रिक्स जो है वो संगठन की विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि दुनिया की आबादी में इसका जो कंट्रीब्यूशन है अप्रॉक्स 43% और दुनिया की जीडीपी का 30% हिस्सा है। ब्रिक्स के सभी 5 देश विश्व के 20 देशों के समूह G20 का भी हिस्सा है और यह शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ब्रिक्स की 2006 में स्थापना हुई थी और 2009 में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्थापना के समय ब्रिक था, अब ब्रिक्स है और इसमें 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रशिया, भारत और चीन। और दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ और उसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। दक्षिण अफ्रीका ने 2011 में पहली बार इसके शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है? तो सिल्वर मेडल। निशानेबाजी विश्व कप फाइनल में भारत के विवान कपूर ने ट्रैप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है। इन द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल शूटिंग इंडियाज विवान कपूर क्लेम्ड द सिल्वर मेडल इन द ट्रैप इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल इन न्यू दिल्ली। विवान ने फाइनल में 44 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया और इस स्पर्धा में चीन ने स्वर्ण और तुर्की ने कांस्य पदक जीता है। विवान शॉट 44 इन द फाइनल टू फिनिश बिहाइंड गोल्ड मेडल विनर इंकी ऑफ चाइना, वाइल टर्कीज टोल्गा एंड टंकर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल विद द स्कोर ऑफ 35। इससे पहले अनंतजीत सिंह ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और प्रतियोगिता में भारत ने 2 रजत 2 कांस्य के साथ 9वें स्थान पर है और चीन कुल 8 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर है। चाइना रिमेन्ड एट द टॉप ऑफ द मेडल टैली विद अ टोटल ऑफ 8 मेडल विच इंक्लूडेड 5 गोल्ड एंड 3 ब्रॉन्ज। मीनवाइल India stand in 9th place with a total of 4th medal which included 2 silver and 2 bronze. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसको जल पाइपलाइन प्रतिस्थापना परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्रदान किया? तो मॉरिशस को। भारत ने मॉरिशस को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापना परियोजना के लिए 487 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण प्रदान किया है और यह पहला मौका है जब भारत मॉरिशस को यह ऋण अपनी मुद्रा रुपए में दे रहा है और यह ऋण मॉरिशस में लगभग 100 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइन को बदलने के लिए दिया जा रहा है और यह ऋण भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रियायती शर्तों पर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष कोविंद को औपचारिक रूप से इसकी पेशकश की, जिसे मॉरिशस सरकार ने स्वीकार कर लिया है और यह ऋण एशिया, अफ्रीका और अमेरिका देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की कौन सी धारा को जल्द से जल्द लागू करें ताकि विचाराधीन कैदियों, विशेष तौर से पहली बार अपराध करने वाले को राहत दिया जा सके। तो हमारा आंसर होगा सेक्शन 479 ऑफ BNSS 2023। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन जो 469 है 479 उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है और धारा जो 479 के तहत ऐसे कैदियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है जिन्होंने जेल में काफी समय बिता लिया है। और BNS की जो धारा है 479 कब ये लागू हुआ है? जो 1 जुलाई 2023 से लागू हुई है। क्या 1 जुलाई 2023 से लागू है? तो BNSS
और बीएनएसएस की जो धारा 479 है उसके मुताबिक जिन कैदियों ने अपने अपराध के लिए तय अधिकतम सजा के आधे समय तक जेल में समय बिता लिया वे जमानत के पात्र होंगे। वहीं पहली बार अपराध करने वालों के लिए यह अवधि घटाकर 1/3 कर दी गई है। और गृह मंत्रालय ने जेल अधिकारियों से अपील की है कि वे ऐसे पात्र कैदियों की जमानत के लिए आवेदन और राष्ट्रीय ई प्रिजन्स पोर्टल का उपयोग कर इसकी निगरानी करें। और हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यह प्रावधान सभी विचाराधीन मामलों पर लागू होगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जेल अधीक्षकों से कहा है कि वे समय पूरा करने वाले कैदियों के लिए तुरंत जमानत का आवेदन करें ताकि उनकी समय पर रिहाई इंश्योर हो सके और यह कदम देश भर में जेलों पर दबाव कम करने में मददगार साबित होगा। और इसके अलावा सलाह में गरीब कैदियों को समर्थन योजना का भी जिक्र किया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को जमानत दिलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्य सचिव और जेल प्रमुखों को दिए संदेश में गृह मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि इन नए प्रावधानों को सक्रिय रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि जो विचाराधीन कैदी हैं लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का उनके समाधान हो सके। ई प्रिजन्स पोर्टल और पात्र कैदियों की मदद से यह पहल जेल सुधार और अन्य प्रणाली को अधिक मानवीय और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में याह्या सिनवार मारा गया वह कौन था? हमास प्रमुख था, हमास का चीफ था। हमास चीफ याह्या सिनवार हैज बीन किल्ड इन अ चांस एनकाउंटर विद इजरायली फोर्सेस इन राफा इन सदर्न गाजा। तो गाजा में वो मारा गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। तो बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं। Praised the soldier and made clear that however big a victory, it's not the end of war. और सिनवार हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख था और वह इस्माइल हानिये का उत्तराधिकारी भी था और हानिये को इस वर्ष जुलाई में तेहरान में मार गिराया गया था। 61-year-old Sinwar, widely known as Abu Ibrahim, was appointed head of Hamas political bureau, succeeding Ismail Haniyeh, who was killed in Tehran in July this year. इससे पहले इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले कर हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को मार गिराया था। और इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि सिनवार की मौत के बाद अमेरिका गाजा में युद्ध समाप्त करने के प्रयास तेज करेगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन stated that the US will intensify efforts in the coming days to end the war in Gaza following the apparent killing of Sinwar. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बंधकों की रिहाई के प्रयास तेज करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि सिनवार की मौत के बाद अमेरिका गाजा में युद्ध विराम के लिए प्रयास तेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने संभाल लिया है? प्रोबोवो सुबियांतो ने संभाल लिया है। In Indonesia, Prabowo Subianto took over as president of world's third largest democracy on 20th October 2024. तो प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति, नाम याद रखिएगा क्योंकि राष्ट्रपति का मैच द फॉलोइंग मैच करने के लिए आपको पेपर में आता है। तो 73 वर्षीय श्री प्रोबोवो विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के औपचारिक रूप से 8वें राष्ट्रपति बने। कौन से नंबर के? 8वें नंबर के। 14 फेब को हुए चुनाव में विशेष बलों के पूर्व कमांडर प्रोबोवो सुबियांतो ने लगभग 60% वोट प्राप्त किए थे। प्रोबोवो विल ऑफिशियली बिकम द 8th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन। द 73rd ईयर former Special Forces commander won the Feb 2014 contest with nearly 60% of the vote after sweeping of the country election with policies like free meals for school children. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात नियंत्रक दिवस कब मनाया गया? 20 अक्टूबर को मनाया गया। पहली बार यह दिवस 20 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। उसके बाद से हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। और यह दिवस विमानन उद्योग के उन गुमनाम नायकों को याद करने का दिन है जो लोगों की हवाई यात्रा को सुरक्षित
और कुशल बनाना सुनिश्चित करते हैं और ये अधिकारी प्रतिदिन हजारों उड़ानों का संचालन करते हैं। उड़ान से लेकर लैंडिंग तक सब कुछ समन्वित करते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वायु यातायात प्रबंधन के संयुक्त महाप्रबंधक ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि दिल्ली का आईजीआई हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 हवाई अड्डों में से एक है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर 4 रनवे है और अपने कुशल यातायात नियंत्रण कर्मचारियों की वजह से प्रतिदिन लगभग 1400 उड़ानों का सुचारू आगमन और प्रस्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में 8 से 10 जनवरी तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कौन करेगा? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में होगा, ओडिशा करेगा। ओडिशा टू होस्ट 18th प्रवासी भारतीय दिवस इन भुवनेश्वर। ओडिशा अगले साल 8 से 10 जनवरी तक राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेगा। Odisha will host the 18th प्रवासी भारतीय दिवस in the capital city भुवनेश्वर from 8th to 10th of January 2025। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ओडिशा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी has approved a proposal in this regard sent by Union Minister of External Affairs। और यह मेगा कार्यक्रम भुवनेश्वर की जनता मैदान में आयोजित किया जाएगा। जो मेगा इवेंट है विल बी हेल्ड एट जनता मैदान इन भुवनेश्वर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैनी यूनियन मिनिस्टर एंड ओडिशा चीफ मिनिस्टर एंड अदर डिग्नेटरीज इस इवेंट को अटेंड करेंगे। The प्रवासी भारतीय दिवस is being celebrated to commemorate arrival of father of the nation Mahatma Gandhi in India from South Africa on 9th of January 1915। तो प्रवासी भारतीय दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की याद में मनाया जाता है। India has been celebrating the प्रवासी भारतीय दिवस from 2003 to mark the contribution of the overseas Indian community in the development of the country। देश के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए भारत 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है। The last प्रवासी भारतीय दिवस was held at इंदौर in मध्य प्रदेश। पिछला प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था और इस बार का कहाँ होगा? ओडिशा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला किस राज्य में बनेगी? तो असम में बनेगा। नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरीज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन असम। असम में साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला होगी और असम विल हैव अ नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरीज टू टैकल साइबर क्राइम इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राइतू भरोसा योजना किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से। तेलंगाना के कृषि मंत्री टी नागेश्वर राव ने कहा कि मंत्रिमंडल उप समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जल्द ही राइतू भरोसा योजना को लागू कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और श्री राव ने कहा कि कैबिनेट उप समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आगामी फसल सीजन से प्रति एकड़ 7,500 रुपये की राइतू भरोसा योजना का भुगतान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन कहाँ शुरू हुई? तो हाल ही में इंटरनेशनल मैराथन श्रीनगर में शुरू हुई और ये पहली बार था। द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैराथन वॉज हेल्ड एट श्रीनगर इन कश्मीर वैली in a landmark and one of the first ever international events in the Kashmir Valley. Kashmir Marathon was flagged off by Chief Minister Omar Abdullah from Polo View, Srinagar। कश्मीर घाटी 20 अक्टूबर को श्रीनगर में पहली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की मेजबानी कर रही है और इस मेगा इवेंट में 2000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जिनमें 59 विदेशी खिलाड़ी शामिल है। द मैराथन मार्क अ सिग्निफिकेंट मोमेंट फॉर द रीजन सिंस इट विटनेसेस द पार्टिसिपेशन ऑफ अबाउट 2000 एथलीट्स इंक्लूडिंग 59 इंटरनेशनल एथलीट एंड बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द मैराथन। इस मैराथन में बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी भी पार्टिसिपेट किए थे एंड खिलाड़ी 42 किलोमीटर फुल मैराथन और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन दौड़ रहे हैं। जो एथलीट है वहाँ पे जो फुल मैराथन वो 42 किलोमीटर का था और जो हाफ मैराथन वो 21 किलोमीटर का।
जम्मू कश्मीर के पर्यटन निदेशक राजा याकूब फारूक ने कहा कि इस प्रतियोगिता में 29 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और 13 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मैराथन दुनिया भर में यह संदेश देगी कि कश्मीर घाटी शांतिपूर्ण है और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए उपयुक्त है। Across the globe, that the paradise on earth is safe, peaceful and is ready to host any international event. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मयोगी सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सेवाओं के लिए क्षमता निर्माण का एक नया युग, अ न्यू एरा ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्विसेज अंडर मिशन कर्मयोगी। श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2024 को मिशन कर्मयोगी पहल के अंतर्गत सिविल सेवा क्षमता निर्माण में एक नया अध्याय जोड़ते हुए राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल लर्निंग वीक ऑन 19 अक्टूबर 2024, मार्किंग अ न्यू चैप्टर इन सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर द मिशन कर्मयोगी इनिशिएटिव। और इस अभूतपूर्व प्रयास का लक्ष्य सिविल सेवकों के बीच निरंतर कौशल वृद्धि और आजीवन सीखने को बढ़ावा देना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी क्षमताएं देश के उभरते लक्ष्यों के साथ मिलती हो। This groundbreaking effort aimed to foster continuous skill enhancement and lifelong learning among civil servants, ensuring their competencies align with the country's evolving goal. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के जरिए ऐसे मानव संसाधन सृजित करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति बन सके। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान नए शिक्षण और अनुभवों से प्राप्त शक्ति से कार्य प्रणाली में सुधार आएगा और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। Addressing the gathering, the Prime Minister said that through Mission Karmayogi, the goal is to create human resources that would become the driving force of our country developments. He underlined that the new learning and experiences during the National Learning Week will provide, strengthen and help in improving working system which will help us achieve our goal of Viksit Bharat by 2047. और श्री मोदी ने सुझाव भी दिया कि लोक सेवकों को नवीनतम प्रौद्योगिकी की जानकारी रखनी चाहिए ताकि नए मानदंड हासिल किए जा सके। और उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी इस दिशा में सहायक साबित हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइज्ड दैट व्हाइल द वर्ल्ड व्यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, इट प्रेजेंट्स बोथ अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी। ये चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। ही स्पोक अबाउट 2 AIs, one being the artificial intelligence and the other aspirational India। उन्होंने AI की बात की, एक तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरे AI का मतलब उन्होंने एस्पिरेशनल इंडिया बताया। और जब मोदी जी अमेरिका गए थे वहाँ पर AI का मतलब अमेरिका और इंडिया बताए थे। तो मोदी जी AI का नाम बहुत सारे नाम से जोड़ देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग बोथ द सेट दैट इफ वी सक्सेसफुली यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ड्राइव प्रोग्रेस फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, इट कुड लीड टू अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। प्रधानमंत्री जी ने IGOT प्लेटफॉर्म की भी सराहना की और कहा कि 40 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है। और मिशन कर्मयोगी सितंबर 2020 से शुरू किया गया था और इसका जो लक्ष्य था वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सिविल सेवा के भारतीय लोकाचार में निहित भावी लक्ष्य हासिल करना। मिशन कर्मयोगी वॉज लॉन्च्ड इन सितंबर 2020। कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 2020। और इनका विजन था कि फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस रूटेड इन इंडियन एथोस विद अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा RJ शंकरा नेत्र अस्पताल उद्घाटन किया है। तो RJ शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में।
तो काशी की पहचान अनंत काल से धर्म और संस्कृति की राजधानी के रूप में रही है। अब काशी यूपी के पूर्वांचल के बड़े आरोग्य केंद्र, हेल्थ केयर हब के रूप में विख्यात हो रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और कहा कि आरजे शंकरा नेत्र अस्पताल वाराणसी और इस क्षेत्र के अनेकों लोगों के जीवन से अंधकार दूर करेगा और उन्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। और आज आरोग्य से जुड़ी भारत की रणनीति के 5 स्तंभ है। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। और चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। और ये सब बात वाराणसी में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल के उद्घाटन पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और ये उद्घाटन 20 अक्टूबर को हुआ था। और इस उद्घाटन में कांची कामकोटि पीठम के जगत गुरु श्री शंकरा विजेंद्र सरस्वती भी प्रेजेंट थे। और इसके जो 5 स्तंभ बनाए, बीमारी होने से पहले का बचाव, समय पे बीमारी की जांच, मुफ्त और सस्ता इलाज, छोटे शहरों में अच्छा इलाज और स्वास्थ्य सेवा में प्रौद्योगिकी का विस्तार। 5 पिलर्स क्या है? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, टाइमली डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, फ्री एंड लो कॉस्ट ट्रीटमेंट, गुड ट्रीटमेंट इन स्मॉल टाउन्स एंड एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आंखों का यह अस्पताल बुजुर्गों तथा बच्चों दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और उन्होंने शंकराचार्य और शंकरा ट्रस्ट को बिहार में इस अस्पताल की एक और शाखा खोलने पर विचार करने का आग्रह किया। द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड होप दैट द न्यू आई हॉस्पिटल विल बेनिफिट बोथ द एल्डरली एंड चिल्ड्रन एंड अर्ज्ड दैट शंकराचार्य एंड शंकरा ट्रस्ट टू कंसीडर ओपनिंग अनदर सेंटर इन बिहार। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurating 6,700 crore development projects, airports and sports complexes in Varanasi on 20th October 2024। तो प्रधानमंत्री ने वाराणसी में 6,700 करोड़ रुपए की लागत की बहुविकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, who was also present at the event, expressed gratitude to the Prime Minister for presenting this Diwali gift of development to the people। अभी जो फेस्टिवल सीजन सारे आ रहे हैं उसके लिए आपको पता होगा हाल ही में एक राशि जारी की गई सभी स्टेट के लिए सेंटर से, उसमें सबसे ज्यादा राशि जो प्रदान की गई वो उत्तर प्रदेश को ही दी गई। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मां महामाया हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश के सरसावा हवाई अड्डे के नए भवन का भी उद्घाटन किया गया। ये सारे उद्घाटन जो भी इनॉग्रेशन हुआ, ये सारे इनॉग्रेशन कब हुआ? 20 अक्टूबर 2024 को हुआ। The combined passenger handling capacity of these airports will increase to more than 2.3 crore passengers annually, and the design of these airports are influenced and derived from the common elements of heritage structures in the region। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए भवन के निर्माण और रनवे के विस्तार से संबंधित कार्यों की आधारशिला रखी। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के आगरा हवाई अड्डे, बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे और पश्चिम बंगाल के बागडोगरा हवाई अड्डे के नए सिविल एनक्लेव की भी आधारशिला रखी। Additionally, the Prime Minister laid the foundation stone for the expansion of the airport runway and the construction of new terminal buildings and elite works at Lal Bahadur Shastri International Airport in Varanasi। He also laid the foundation stone of the new civil enclave at Agra Airport in Uttar Pradesh, Darbhanga Airport in Bihar and Bagdogra Airport in West Bengal। तो 20 अक्टूबर को यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, एमपी और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एयरपोर्ट्स का शुभारंभ हुआ। और इसमें बाबतपुरा एयरपोर्ट के अलावा आगरा और सहारनपुर का सरसावा एयरपोर्ट भी शामिल है। और प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी खेल परिसर के दूसरे और तीसरे चरण के पुनर्विकास के कार्य का भी उद्घाटन किया। और उन्होंने लालपुर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम के एक सार्वजनिक पवेलियन और लड़कियों और लड़कों के लिए 100 बिस्तरों वाले हॉस्टल का भी उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड फेज 2 एंड फेज 3 ऑफ redevelopment of Varanasi sports complex under the Khelo India scheme and the Smart City mission।
द प्रोजेक्ट एम इस प्रोजेक्ट का क्या एम है? टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स फीचरिंग अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस, प्लेयर्स हॉस्टल, अ स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, प्रैक्टिस फील्ड्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स, इंडोर shooting range and combat sports arenas among others. He also inaugurated 100-bed girls and boys hostel and a public pavilion at Dr. Bhimrao Ambedkar Sports Stadium, लालपुर। प्रधानमंत्री ने सारनाथ में बौद्ध क्षेत्रों के पर्यटन विकास कार्य का भी शुभारंभ किया। उन्होंने बाणासुर मंदिर और गुरुधाम मंदिर के पर्यटन विकास तथा पार्कों के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में 75,000 और मेडिकल सीट जोड़ेगी और उन्होंने एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में न केवल पूर्वांचल में बल्कि समूचे देश में काशी की बढ़ती प्रतिष्ठा का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंगरा स्टेडियम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया और इन परियोजनाओं में 5 राज्यों की 6,100 करोड़ रुपए की लागत की 7 हवाई अड्डों की परियोजनाएं शामिल हैं। और शिंगरा स्टेडियम परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है उन्नत खेल परिसर सृजित करना है। अब हम देखेंगे जो 14 से 20 अक्टूबर के बीच में जो इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए। तो हमारा फर्स्ट है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इस बार की थीम शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। अब ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 14 अक्टूबर को किया जाता है और इस बार की थीम क्या थी? शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। और ये जो दिवस है वो ये दिन विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व को उजागर करती है। दिस डे हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन इंश्योरिंग क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर्स। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो विश्व विद्यार्थी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 अक्टूबर को और इस बार की थीम थी एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। छात्रों को परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए सशक्त बनाना और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑनर द स्टूडेंट्स एंड देयर वाइटल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर। और नेक्स्ट हमारा यहाँ जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है वो ट्रिब्यूट किया जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इट ऑल्सो कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, a former president of India, renowned scientist and a teacher who was deeply committed to youth and education. नेक्स्ट हमारा डे है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, वैश्विक हाथ धोने का दिन है। ये 15 अक्टूबर को ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है क्लीन हैंड्स फॉर ऑल, सभी के लिए स्वच्छ हाथ। और एम क्या है? दिस डे प्रमोट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग विद सोप एज एन इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल वे टू प्रिवेंट डिसीज। यह दिन साबुन से हाथ धोने के महत्व को बढ़ावा देता है जो बीमारियों को रोकने का एक प्रभावी सस्ता तरीका है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, ये भी मनाया जाता है और 2024 इसकी थीम रही है कि रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड्स फूड फॉर ऑल, सभी के लिए अच्छा भोजन उगाने वाली ग्रामीण महिलाएं। और दिस डे रिकग्नाइजेस द क्रिटिकल रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल वुमेन इन एनहांसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। यह दिन कृषि और ग्रामीण विकास में ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को मान्यता देता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड व्हाइट केन डे। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अक्टूबर को और इस बार की थीम है प्रमोटिंग इंक्लूजन, सेलिब्रेटिंग एबिलिटीज एंड एडवोकेटिंग एक्सेस फॉर पीपल। समावेश को बढ़ावा देना, क्षमताओं का जश्न मनाना और लोगों के लिए पहुंच की वकालत करना। ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द व्हाइट केन फॉर पीपल हु आर ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड। जो अंधे हैं या दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए सफेद छड़ी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। ना हाईलाइट द व्हाइट केन एज अ सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड कॉन्फिडेंस। स्वतंत्रता, आजादी और आत्मविश्वास के प्रतीक के रूप में सफेद बेद को उजागर करना है। प्रमोट करना एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, समाज में सुलभता और समावेशन को बढ़ावा देना। एजुकेट द पब्लिक अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट। जो दृष्टिबाधित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जनता को शिक्षित करना, अवेयर करना। द व्हाइट केन, ये व्हाइट केन क्या है? व्हाइट केन इज अ टूल दैट हेल्प पीपल विद
visual impairment navigate their surroundings with safety and independence. It's also a way to alert others such as pedestrians, motorists and public transportation staff to provide extra consideration. तो सफेद छड़ी एक ऐसा उपकरण है जो दृष्टि बाधित लोगों को अपने आसपास की जगहों पर सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से नेविगेट करने में मदद करता है, हेल्प करता है। यह पैदल चलने वालों, मोटर चालकों और सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों जैसे अन्य लोगों को अतिरिक्त ध्यान देने के लिए सचेत करने का एक तरीका भी है। President Lyndon B. Johnson of the US established White Cane Safety Day in 1964. 1964 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था व्हाइट केन सेफ्टी डे को। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन के द्वारा। ये कहाँ के प्रेसिडेंट थे? यूएस के। तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने 1964 में व्हाइट केन सुरक्षा दिवस की स्थापना की। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने 1960 के दशक में अंधे व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की वकालत करने के प्रयासों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट डे हमारा आएगा वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम है राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज बिहाइंड पॉवर्टी एंड हंगर। यह दिन गरीबी और भूख के पीछे के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट डे है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस। तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार की थीम ब्रेकिंग बैरियर्स एंड बिल्डिंग ब्रिजेस टुगेदर टुवर्ड्स इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। बाधाओं को तोड़ना और पुलों का निर्माण समानता और समावेशन की ओर एक साथ। और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन शेपिंग सोसाइटीज। ये जो दिन है समाजों को आकार देने में सांख्यिकी की भूमिका को लेकर जश्न मनाता है। नेक्स्ट डे है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है से नो टू फ्रेजाइल बोन। नाजुक हड्डियों को ना कहें। ऑब्जेक्टिव क्या है? रेजिंग ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ बोन हेल्थ एंड द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसीज। ये ग्लोबल अवेयरनेस फैलाने के लिए दिन मनाया जाता है जो बोन हेल्थ में जो प्रॉब्लम होती उसको प्रिवेंट कर सके, डायग्नोस कर सके, उसका ट्रीटमेंट कर सके, किसका? ऑस्टियोपोरोसिस और उससे रिलेटेड डिसीज का। नेक्स्ट डे है नेशनल सॉलिडारिटी डे। तो हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस भी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट सोशल हार्मनी एंड कलेक्टिव वेलफेयर। सिग्निफिकेंस इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फोस्टर नेशनल कोहेशन एंड एड्रेसेस सोशल इश्यूज। फोस्टर करना नेशनल कोहेशन को और एड्रेस करना सोशल इश्यूज को। और मनाया क्यों जाता है? प्रमोट करता है सोशल हार्मनी और कलेक्टिव वेलफेयर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल सॉलिडारिटी डे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका होगा हमारा ये वीडियो। और ये वीडियो में जो कोर्स लिया गया वो डीडी न्यूज़ से लिया गया है, AIR से लिया गया है, PIB से लिया गया है, इंडियन मैंड्रिन से लिया गया और अदर UN वेबसाइट्स वगैरह से भी कुछ कंटेंट यहाँ पर लिया गया है। अगर कंटेंट यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।